हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोगों की 11वीं प्रैक्टिस है। 10 प्रैक्टिस को हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो 10 प्रैक्टिस जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपी टेट में एक मैंने मैराथन क्लास दिया है, उसको आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले जा करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक ना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का पहला प्रश्न है कि वीर पूजा और विषमलिंगी आकर्षण की भावना बालक बालिकाओं में किस अवस्था के दौरान मुख्य रूप से पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो सबसे पहले आप उत्तर बाल्यावस्था को देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ समूह या टोली बनाना, शुरू करते हैं। और इसे गैंग एज भी कहते हैं। कौन सा एज? गैंग एज भी कहते हैं। यह वह समय होता है जब बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय जाना शुरू करता है। इसे स्कूली आयु भी कहते हैं। बच्चों में तरह तरह की चीज़ें जैसे सिक्के, चित्र, खिलौने इकट्ठा करने का जो है शौक पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं? संग्रह करने की प्रवृत्ति। ठीक ना। बच्चे मूर्त वस्तुओं के बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था का पहले अवधि ध्यान में रखेंगे कि इसे 2 से 6 वर्ष भी कह सकते हैं और 3 से 6 वर्ष भी कह सकते हैं। दोनों आपका सही है। ठीक ना। इस अवस्था में बच्चे खिलौनों के साथ जो है खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसके साथ? खिलौनों के साथ। ठीक ना। जिसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। शैशवावस्था को भी कहा जाता है खिलौनों की आयु, लेकिन अगर दोनों है तो पूर्व बाल्यावस्था जो है ज़्यादा सही है। बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की प्रवृत्ति जो है बहुत तीव्र होती है। मतलब जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत तेज होती है। मतलब हर चीज़ जानने की इच्छा होती है उनके अंदर। इस दौरान भाषाई कौशल का विकास जो है बहुत तेजी के साथ होता है। किसके साथ होता है? तेजी से होता है। बच्चा मुख्य रूप से अपने दृष्टिकोण से सोचता है और दूसरों के विचारों को समझने में असमर्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित का मतलब मैंने कई बार आपको समझाया है कि अपने ही दृष्टिकोण से सोचता है, यानी दूसरों के विचारों को जो है समझने में क्या रहता है? वह असमर्थ रहता है। जैसे बच्चे को अगर कोई खिलौना पसंद है तो बच्चा सोचता है कि यही खिलौना जो है सबको पसंद है। वही चीज़ है अहम केंद्रितता। अगला कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था ये 18 से ऊपर की होती है। 18 से ऊपर चलती है। इस अवस्था तक व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से पूरी तरह क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। व्यक्ति अपने करियर, विवाह, परिवार और समाज के प्रति गंभीर जिम्मेदारियां संभालता है, यानी पूर्ण रूप से वह जो है क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। अगला कह रहा है कि किशोरावस्था में क्या होता है? इसकी उम्र क्या है? तो 12 से 18 वर्ष। इसमें मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, क्योंकि इस दौरान तीव्र शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में।
और एक चीज़ है वीर पूजा, इसी में पूछा है ना कि वीर पूजा, ये वीर पूजा ध्यान देना। वीर पूजा क्या है? तो किशोर किसी विशेष व्यक्ति, जैसे फिल्म स्टार हुए या खिलाड़ी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए या शिक्षक हुए, किसी को भी, मतलब बच्चा जिसको अपना आदर्श मान ले, वो चाहे जो भी हो सकता है उसमें, और पूरी तरह उसके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। यानी जिसको वह आदर्श मानता है, बच्चा जिसको आदर्श मानता है उसी की तरह बनने का प्रयास करता है। और ये विषमलिंगी क्या है? प्रश्न में आपसे पूछा है विषमलिंगी, तो विषमलिंगी आकर्षण क्या है? इस अवस्था में विपरीत लिंग, यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण जो है मुख्य रूप से विकसित होता है। मतलब लड़के जो होते हैं वह लड़कियों की तरफ अग्रसर होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों की तरफ जो है आकर्षित होती हैं। अगला कह रहा है मतलब पहचान का संकट। पहचान का संकट भी किशोरावस्था की विशेषता है। पहचान का संकट खूब पूछता है, तो वह भी किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। इस उम्र में बच्चे समाज में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। ये सब याद रखना, ये सब जो विशेषता मैंने बताई है ये किशोरावस्था की है, ठीक ना। प्रश्न में आपसे पूछा भी वही है कि वीर पूजा और विषमलिंगी आकर्षण की भावना बालक बालिकाओं में किस अवस्था के दौरान जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो किशोरावस्था के दौरान पाई जाती हैं। आंसर आपका क्या है? डी, यानी किशोरावस्था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता विषमलिंगी आकर्षण है, इसका क्या तात्पर्य है? अपने ही लिंग समान लिंग के मित्रों के प्रति अत्यधिक लगाव होना, विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना। ये आकर्षण है मेरे बच्चे, आवर्षण नहीं आकर्षण है, ठीक नहीं, इसको बना लेना। अगला कह रहा है कि परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक लगाव होना, किसी के प्रति भी कोई आकर्षण महसूस न करना। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अपने ही लिंग समान लिंग के मित्रों के प्रति अत्यधिक लगाव होना। तो यह जो है बाल्यावस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने ही लिंग से, यानी अपने समान लिंग, कहने का मतलब है कि लड़के लड़के से, लड़के लड़के से, और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियों की तरफ जाती हैं। अगला कह रहा है बी, विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना। तो यह किशोरावस्था की है, यह विशेषता जो है किशोरावस्था की है। विपरीत लिंग मतलब कि जैसे लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, यही है विपरीत लिंग, ठीक ना। अगला कह रहा है कि परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक लगाव होना। तो यह सामान्य पारिवारिक या भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है जो जन्म से ही बच्चे में अपने माता पिता और भाई बहनों के प्रति होता है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि किसी के प्रति भी कोई आकर्षण महसूस न होना। तो इसे सामान्यतः अलैंगिकता, अलैंगिकता या आकर्षण का अभाव कहा जाता है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि विषमलिंगी आकर्षण, तो इसका आंसर है बी, यानी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इस अवस्था में किशोर पुरुषत्व तथा किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती हैं। यह कथन किशोरावस्था की किस विशेषता को दर्शाता है? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक जैविक परिपक्वता, नैतिक विकास। तो संवेगात्मक विकास क्या है? संवेगात्मक विकास जो होता है इसका संबंध किशोरों के बदलते संवेगों, भावनाओं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखने से होता है, संवेगात्मक विकास। अगला कह रहा है कि सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास यानी किशोर जो है समाज में अपनी भूमिका समझते हैं, अपनी भूमिका समझते हैं, दोस्तों के साथ संबंध जो है मजबूत करते हैं और सामाजिक नियमों को अपनाते हैं। किसका नियम अपनाते हैं? सामाजिक नियमों को अपनाते हैं। अगला कह रहा है कि शारीरिक या जैविक परिपक्वता। तो किशोरावस्था में प्यूबर्टी यानी यौनारंभ, इसको क्या कहते हैं? यौनारंभ के दौरान हार्मोनल बदलावों के कारण लड़कों में पुरुषत्व और लड़कियों में मातृत्व क्षमता से जुड़े प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है।
इसलिए यह पूरी तरह एक जैविक और शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक ना। अगला कह रहा है कि नैतिक विकास, तो इसका संबंध सही और गलत की समझ विकसित करने, सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए है। जैसे नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और न्याय की भावना से होता है ये नैतिक विकास। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा कि पुरुषत्व तथा किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती हैं, तो यह जो है शारीरिक या जैविक परिपक्वता से है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की किस अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था को टोली की आयु कहा जाता है, जहां बच्चा नए दोस्त बनाता है। क्या करता है? नए दोस्त बनाता है। और इस अवस्था में सामाजिकता का जो है विकास होने लगता है। किसका विकास? सामाजिकता का विकास होने लगता है। बच्चा मूर्त वस्तुओं को देखकर तर्क करना शुरू कर देता है। मूर्त वस्तुओं को देखकर जो है तर्क करना शुरू कर देता है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, जिससे विकास सुदृढ़ होता है। स्थिर क्यों होता है? मतलब बच्चे का जो शारीरिक या मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से जो है सुदृढ़ हो जाए, यानी मजबूत हो जाए, रुकता है पोषण लेने के लिए। ठीक ना। बच्चे खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकारी हुआ, क्राफ्ट हुआ में जो है क्या करते हैं? रुचि लेने लगते हैं, यानी उनको पसंद आने लगता है वो सब चीज़। बाल्यावस्था की विशेषता है ये सब। अगला कह रहा है कि शैशवावस्था, तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो है सबसे तेज होती है। बच्चा जो है अनुकरण और दोहरा कर सबसे ज़्यादा सीखता है। अनुकरण करके हर चीज़ की वह नकल करता है। ठीक ना। और शिशु जो है अपने प्रत्येक कार्य जैसे भोजन, सुरक्षा के लिए क्या करता है? माता पिता पर निर्भर रहता है। माता पिता पर या जो घर में और सदस्य लोग हैं उनके ऊपर बच्चा जो है निर्भर रहता है। बच्चे का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर होती है। मूल प्रवृत्ति जैसे भूख लगने पर रोना, खुश होने पर हंसना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति है ना, तो उसके ऊपर होती हैं शैशवावस्था में। अगला कह रहा है कि किशोरावस्था, तो किशोरावस्था यानी उडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार? उडवर्थ के अनुसार इस अवस्था में बुद्धि का विकास अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। किसके अनुसार? उडवर्थ के अनुसार। और स्टेनले हॉल के अनुसार तो यह तीव्र संवेगों, पहचान के संकट और मानसिक संघर्ष की अवस्था है। कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। फिर से सुन लीजिए, उडवर्थ का कथन पहले सुन लीजिए कि इस अवस्था में बुद्धि का विकास अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। किसने कहा है? उडवर्थ ने कहा है। ध्यान देना इस चीज को। अगला है स्टेनले हॉल के अनुसार कि यह तीव्र संवेगों, पहचान के संकट और मानसिक संघर्ष की अवस्था है। किसके अनुसार? स्टेनले हॉल के अनुसार। किशोर उन चीज़ों के बारे में भी गहराई से सोच सकते हैं जो उनके सामने मौजूद नहीं है। कहने का मतलब है वो अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं किशोरावस्था में। अगला है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 से ऊपर होता है। प्रौढ़ावस्था खैर उतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इसका आंसर है मेरे बच्चे किशोरावस्था। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष की आयु में बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यह प्रसिद्ध किस मनोवैज्ञानिक का है? वाटसन, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे, वुडवर्थ। सबसे पहले आप वाटसन के विषय में जानेंगे। वाटसन मतलब जेबी वाटसन।
इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाटसन साहब को कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। क्या माना है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। इनका मानना था कि किसी भी बच्चे के विकास में उसके पर्यावरण या वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किस किस चीज का? पर्यावरण का, पर्यावरण या वातावरण का, ठीक ना। इनका एक कथन और है, उस कथन को ध्यान देना, कई बार पूछा भी गया है, मैं उसको बोल रही हूं, आपको ध्यान से उसको सुनना होगा। क्या है कि तुम मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो और मैं उसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार इंजीनियर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूं। कथन क्या है? ध्यान से सुनेंगे कि तुम मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो और मैं उसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार इंजीनियर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूं। किसने कहा है? वाटसन साहब ने कहा है। अगला क्या है कि क्रो एंड क्रो यह शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पति पत्नी की जोड़ी है। पति पत्नी की जोड़ी है क्रो एंड क्रो, ठीक ना। पति का क्या नाम है? लेस्टर डी क्रो और पत्नी कौन है? एलिस क्रो, ठीक ना। इन्होंने बाल विकास, किशोरावस्था और शिक्षा शास्त्र पर जो है बहुत व्यापक अध्ययन किया है। कौन किया है? क्रो एंड क्रो ने किया है। इनका एक कथन है कि 16 वर्ष की आयु तक, कथन यही लिखा गया है कि 16 वर्ष की आयु में बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। कहा किसने है? क्रो एंड क्रो ने। यही मैंने आपको बता दिया, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। जीन पियाजे के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे साहब, ध्यान देना इसको। इन्होंने बताया कि बच्चों के बुद्धि का विकास अलग अलग अवस्थाओं में होता है। इसके लिए इन्होंने जो है विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। चारों अवस्थाएं कौन कौन है? पहला है संवेदीगामक, जो चाहे जन्म से कहिए चाहे 0 से कहिए 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जो है 2 से 7 वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष। अगला क्या है? मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। फिर अगला है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से कहिए 11 वर्ष के ऊपर से चलती है, ठीक ना। अगला कह रहा है उडवर्थ, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मॉडल दिया है। मॉडल क्या दिया है? SOR। ये मॉडल जो है उडवर्थ ने दिया है, लेकिन इस पे कार्य जो है हल साहब ने किया है। दोनों चीज ध्यान देना। SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, ठीक ना। इन्होंने वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतर संबंधों को बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? उडवर्थ साहब ने माना है। इनका मानना था कि मानव का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। इन्होंने यह भी कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, अब इसको ध्यान देना, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। कौन कहा है? उडवर्थ साहब ने।
एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि ये जो सब मैं बोल रही हूँ इसको जो है मैराथन में मैंने एकदम एक तरफ से लिखा हुआ है, ठीक ना, उसमें सारा आप लिखित पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैराथन को जरूर देख लेना। मैराथन को देखने से क्या होगा कि आप उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए उसमें पूरा डिटेल लिखा गया और उसमें राइटिंग जो है आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। इसलिए सीटेट का पेपर देने से पहले मैराथन आप जरूर देख लेंगे। इसका आंसर क्या है कि 16 वर्ष की आयु में, अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्रो एंड क्रो, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। अगला कह रहा है कि वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ऑप्शन क्या दिया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्रो एंड क्रो के अनुसार यानी 16 वर्ष में बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, अभी अभी आपने पढ़ा, इसका मतलब ये कथन आपका सत्य है। अगला कथन क्या है कि वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, ये भी कथन आपका सही है। इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है कि मतलब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये जानकारी हो जाए कि क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष में और वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में जो है पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो इसका आंसर है कि सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस अवस्था में शारीरिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। अगला कह रहा है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से यह मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बालक बालिकाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं। फिर अगला है कि इस अवस्था में केवल मानसिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक नहीं। अगला है कि यह विकास की एक स्थिर अवस्था है जिसमें कोई नया परिवर्तन नहीं देखा जाता। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ए क्या कह रहा है कि इस अवस्था में शारीरिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। तो आपका निगेटिव वर्ड तो यही मिल गया कि पूरी तरह से रुक जाता है, ये गलत है, क्योंकि विकास जो है वह कभी रुकता नहीं है। ए आपका गलत हो गया। अगला कह रहा है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से यह मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बालक बालिकाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हार्मोनल बदलाव के कारण अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, लड़कियों में मासिक धर्म का आना, ये सब क्या है, हार्मोनल बदलाव के कारण ही तो होते हैं। कहने का मतलब ये आपका आंसर सही है, बी। अगला कह रहा है कि इस अवस्था में केवल मानसिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक नहीं, तो केवल शब्द लगा दिए, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया, यानी मानसिक और शारीरिक परिवर्तन दोनों होते हैं। फिर कह रहा है कि यह विकास की एक स्थिर अवस्था है, तो स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, किशोरावस्था, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के प्रारंभ में सामान्यतः बालकों और बालिकाओं में क्या संबंध देखा जाता है। बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है, बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है, दोनों की लंबाई बिल्कुल समान होती है, लंबाई का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों को तो यहीं काट के हटा देंगे आप, ठीक ना। ए और बी को ध्यान से देखेंगे। ए यानी बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है, यह कथन किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण के लिए गलत है। किशोरावस्था की प्रारंभिक चरण के लिए गलत है। हालांकि वयस्क होने पर सामान्यतः पुरुषों की औसत लंबाई महिलाओं से अधिक हो जाती है, ठीक ना, लेकिन किशोरावस्था की शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। किशोरावस्था की शुरुआत में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। लड़कों में तीव्र शारीरिक विकास लड़कियों की तुलना में लगभग 2 वर्ष बाद शुरू होता है, ठीक ना। बी कह रहा है कि बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है, तो किशोरावस्था के प्रारंभ यानी लगभग 10 से 12 वर्ष, कहिए 12 वर्ष की आयु में बालिकाओं में हार्मोनल बदलाव और शारीरिक वृद्धि की गति जो होती है वो बालकों की तुलना में पहले और तेजी से शुरू होती है, अभी मैं बता रही हूँ। इस कारण इस आयु वर्ग में लड़कियां अक्सर अपनी ही उम्र के लड़कों से अधिक लंबी दिखाई देती हैं,
अब दोनों ऑप्शन को साथ में समझिए। साथ में समझने का मतलब है, कहने का मतलब मेरा है कि शुरुआत में यानी 11 से 13 वर्ष, 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों से तेजी से बढ़ती हैं, ठीक ना। यानी लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों से तेजी से बढ़ती हैं। कहने का मतलब है पहले लड़कियां बढ़ती हैं कब, 11 से 13 वर्ष की आयु में, और अंत में यानी 16 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष की आयु में लड़के जो है अपनी अधिकतम लंबाई छूते हैं, मतलब बढ़ते हैं। 11 से 13 वर्ष में लड़कियां बढ़ती हैं, 16 से 18 वर्ष में लड़के बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब लड़के बढ़ते हैं तो वह लड़कियों से जो है लंबे हो जाते हैं। शुरुआत में लड़कियां बढ़ती हैं, बाद में जाकर के लड़के बढ़ते हैं, लेकिन लंबाई में लड़के जो है लड़कियों से आगे होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक ना। आंसर आपका क्या है, पूछा है कि किशोरावस्था के प्रारंभ में सामान्यतः बालकों और बालिकाओं में क्या संबंध देखा जाता है। तो शुरुआत की बात कर रहा है, यानी किशोरावस्था के प्रारंभ की बात कर रहा है, तो बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के अंत तक एक बालक की औसत लंबाई कितनी दर्ज की गई है। 138.3 सेंटीमीटर, 139.3 सेंटीमीटर, 151.6 सेंटीमीटर, 161.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए मतलब 138.3 सेंटीमीटर। तो बाल्यावस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में लड़के की लंबाई, यानी ये लड़के की लंबाई है 138.3 सेंटीमीटर। कब, बाल्यावस्था के अंत में। अगला कह रहा है कि 139.3 सेंटीमीटर। तो 139.3 सेंटीमीटर जो होता है यह बाल्यावस्था के अंत की ही बात कर रहा है, लेकिन ये लड़कियों की लंबाई होती है। ये लड़के की और ये लड़कियों की, ये दोनों जो है बाल्यावस्था की बात कर रहा है, ठीक ना। अगला क्या है कि 151.6 सेंटीमीटर। तो यह किशोरावस्था के अंत, यानी किशोरावस्था के अंत की बात कर रहा है। तो किशोरावस्था के अंत में 151.6 सेंटीमीटर जो होता है यह बालिका की लंबाई होती है, यानी लड़की की, बालिका की, ठीक ना। और 161.8 सेंटीमीटर जो होता है यह जो है किशोरावस्था के अंत की ही बात कर रहा है, लेकिन यह जो है बालक की होती है, यह बालक की लंबाई होती है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि किशोरावस्था के अंत तक एक बालक की औसत लंबाई कितनी दर्ज की गई है, बालक की पूछा है, तो बालक की कितनी होती है 161.8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार किशोरावस्था में बालकों का औसत वजन कितना दर्शाया गया है। 43.2 kg, 47.3 kg, 50.5 kg, 55.2 kg। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, यानी 43.2 kg। तो यह प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी 12 से 13 वर्ष, 12 से 13 वर्ष की आयु में यह लड़कियों की होती है। 43.2 kg जो होता है ये लड़की की जो है औसत वजन होती है, यानी लड़कियों का औसत वजन होता है। बी कह रहा है कि 47.3 kg। तो 47.3 kg यह मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी 14 से 15 वर्ष, 15 वर्ष के बालकों का जो है सामान्य औसत वजन है। और आपसे बालक का ही पूछा है तो आपका आंसर तो यही बी है, ठीक ना। और सी क्या कह रहा है कि 50.5 kg। तो यह उत्तर मध्य किशोरावस्था, उत्तर मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी 15 से 16 वर्ष, 15 से 16 वर्ष की बात कर रहा है। यानी 15 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका औसत वजन है कितना, 50.5 kg। और 55.2 kg किसका है, तो यह उत्तर किशोरावस्था की बात कर रहा है, उत्तर किशोरावस्था यानी एकदम अंत में, ठीक ना। यानी 17 से 18 वर्ष की बात कर रहा है ये। तो बालकों का वजन होता है यानी 55.2 kg जो होता है। ऑप्शन आपका जो है बी सही है, 47.3
3 kg। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 300, 270, 206, 350। तो 300 जो होता है ये ऑप्शन ए जो है ये नवजात शिशु का होता है। नवजात शिशु कहिए चाहे शैशवावस्था की बात करिए, क्योंकि नवजात शिशु भी 0 या जन्म से होता है और शैशवावस्था की अवधि भी जन्म से शुरू होती है। तो हड्डियों की संख्या जो होती है नवजात शिशु यानी शैशवावस्था में वह 300 होती है, ठीक ना। और 270 जो है यह भी नवजात शिशु का है, लेकिन ये अनुमानित है। सही तो आपका 270 भी है। अब आपको ये देखना है कि नवजात शिशु का आपसे पूछ रहा है यानी शैशवावस्था का पूछ रहा है, तो ऑप्शन में अगर 270 है तो 270 सही है, अगर 300 है तो 300 तो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर इन दोनों को दिया है ऑप्शन में तो आप 300 पे जाएंगे, ठीक ना। तब उस समय आपका 300 सही होगा, 270 आपका गलत माना जाएगा। 206 कह रहा है, ऑप्शन सी जो है वो 206 कह रहा है। तो यह किशोरावस्था की में जो है हड्डियों की संख्या होती है, यानी आपका आंसर जो है 206 है, ठीक ना। ये किशोरावस्था में होता है। और 350 जो होता है ये 350 बाल्यावस्था की बात करता है, यानी बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350 होती है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। बाद में जब वो किशोरावस्था में या वयस्क की अवस्था में पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि तब जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक ना। तो आंसर आपका क्या है? 206। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में सामान्यतः दांतों की संख्या 28 या 29 होती है। इस अवस्था में किस विशेष दांत की आने की संभावना शुरू हो जाती है? दूध के दांत, कृंतक, अक्ल दांत, रदनक। तो सबसे पहले आप दूध के दांत को देखेंगे। दूध के दांत ये बच्चों के शुरुआती यानी अस्थायी दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, जो बाद में जो है गिर जाते हैं। कहने का मतलब बाद में ये टूट जाते हैं। और शिशु के जन्म के लगभग 6 महीने बाद आना शुरू होते हैं, यानी जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब ये दूध के दांत जो है आने शुरू हो जाते हैं। और कब तक आते हैं? तो लगभग 3 वर्ष की आयु तक। 3 वर्ष की आयु तक जो है पूरे दांत आ जाते हैं। पूरे मतलब जो दूध के दांत होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं 3 वर्ष की आयु तक। और बच्चों में दूध के दांतों की संख्या जो है 20 होती है। कितनी होती है? 20। अगला कह रहा है कृंतक। तो कृंतक जो होता है ये मुंह के सामने वाले, एकदम मुंह के सामने वाले यानी चपटे दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? चपटे दांत होते हैं। और जिनका मुख्य काम क्या होता है? भोजन को काटना। कृंतक जो होता है वह भोजन को क्या करता है? काटता है, ठीक ना। काटने का काम करता है। अस्थायी कृंतक जो होते हैं यानी अस्थायी कृंतक दांत बचपन में 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच आ जाते हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु तक के बीच जो है आ जाते हैं। कौन से दांत? कृंतक दांत। और यह वयस्क मनुष्य में यानी कृंतक दांत जो होते हैं वो वयस्क मनुष्य में इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। समझ में आ गया कृंतक दांत का। अगला कह रहा है कि अक्ल दांत। अक्ल दांत जो होता है यह मुंह के सबसे पिछले हिस्से में यानी एकदम पीछे वाले अंतिम दांत होते हैं, जो एकदम लास्ट में होता है, ठीक ना। अंतिम दांत होते हैं। और ये आमतौर पर किशोरावस्था के अंत या युवावस्था यानी प्रौढ़ावस्था कहिए, यानी युवावस्था यानी 17 से 25 वर्ष, 17 से 25 वर्ष की आयु में जो है आना शुरू कर देते हैं। कौन से दांत? अक्ल दांत जो होते हैं। और इनकी कुल संख्या जो होती है वह 4 होती है। कितनी होती है? 4। इनके आने के बाद क्या होता है? दांतों की कुल संख्या 28 से जो है 32 हो जाती है। यानी ये कृंतक दांत एकदम पीछे के दांत होते हैं। जब वही दांत आ जाता है तब आपके दांतों की जो संख्या होती है वह पूर्ण रूप से 32 हो जाती है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि रदनक। तो रदनक जो होता है ये कृंतक दांतों के ठीक बगल में स्थित नुकीले दांत होते हैं। आप देखते होंगे आगे जो चौड़े दांत होते हैं उसके साइड में एकदम ऐसे पतले पतले नुकीले दांत होते हैं ना, तो वो रदनक दांत होते हैं, ठीक ना। जिनका मुख्य काम क्या होता है कि भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ने का काम करता है। कौन सा दांत? रदनक जो होता है।
और अस्थाई रदनक दांत जो होते हैं वो आमतौर पर 9 से 12 वर्ष की आयु के आसपास जो है आ जाते हैं अस्थाई रदनक दांत। और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी कुल संख्या जो है 4 होती है। रदनक दांत की जो अस्थाई दांत होते हैं यानी अस्थाई रदनक दांत वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक ना। प्रश्न में क्या कहा है कि किशोरावस्था में सामान्यतः दांतों की संख्या 28 या 29 होती है। ठीक ना। इस अवस्था में किस विशेष दांत के आने की संभावना होती है? तो इसके बाद अक्ल दांत आता है। जब अक्ल दांत आ जाता है तभी तो आपका जो है 28 से 32 हो जाता है, जो पूर्ण हो जाता है। तो उसके बाद यही अक्ल दांत आती है। आपका आंसर क्या है? अक्ल दांत। ठीक ना। तो चलिए हम लोगों का प्रश्न यही खत्म होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक जो है शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो पे यदि आप नए हैं यानी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।